क्या आप परसेंटेज के एडवांस सवालों में अटक जाते हैं? क्या चुनाव, मिश्रण या आय वाले सवाल देखकर घबराहट होती है? और अगर होती है तो आज इस सेशन के बाद नहीं होगी। ये सारे मुश्किल सवाल आप 5 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज पार्ट 2। बिल्कुल। आज हमारा लक्ष्य सिर्फ ट्रिक सीखना नहीं है, बल्कि प्रतिशत के पीछे के लॉजिक को समझना है। हम 4 सबसे जरूरी हिस्सों को गहराई से समझेंगे। चुनाव मतलब इलेक्शन, मिक्सचर, आय यानी इनकम और वेन आरेख। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। उससे बेसिक्स एकदम मजबूत हो जाएंगे। चलिए तो फिर प्रतिशत की दुनिया में और गहराई में उतरते हैं। एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो हर साल खबरों में रहता है और परीक्षाओं में भी, चुनाव। हाँ, इलेक्शन वाले सवाल सुनने में आसान लगते हैं, पर यहाँ प्रतिशत का ऐसा खेल होता है जहाँ एक शब्द से, सिर्फ एक शब्द से पूरा नतीजा बदल सकता है। सही कहा। तो चलिए एक बेसिक सिनारियो से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो कुल वोट, टोटल वोट्स को हम हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, 100%। अब अगर जीतने वाले को, विनर को 60% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले? ये तो सीधा है, 100 में से 60 गए तो हारने वाले को 40% मिले। बिल्कुल, पर असली खेल यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? असली खेल है जीत के अंतर में, उस गैप में। यहाँ अंतर कितना है? 60 - 40 यानी 20%। अच्छा, 20%। यही 20% वोटों का अंतर हार जीत का फैसला करता है। मेरी ट्रिक नोट कीजिए, सवाल में हमेशा अंतर पर, डिफरेंस पर फोकस करें। अच्छा, तो ये जो अंतर है, यही वो कड़ी है जो प्रतिशत की दुनिया को असल वोटों की संख्या से जोड़ती है। जैसे सवाल में दिया होता है कि विजेता 5000 वोटों से जीता, तो मतलब वो 20% 5000 के बराबर हुआ। एग्जैक्टली। यही इस तरह के सवालों का दिल है। वो जो 20% का अंतर है, वही तो असल में जीत का मार्जिन है। तो अगर 20% = 5000 वोट, तो हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5000 बटा 20 मतलब 250। हाँ, और फिर 100% यानी कुल वोटों की संख्या आसानी से पता चल जाएगी। समझ गया। लेकिन चुनाव इतने सीधे भी तो नहीं होते। कई बार लोग वोट देने ही नहीं जाते या कुछ वोट खराब हो जाते हैं। तब क्या होता है? बिल्कुल, और यहीं पर असली चुनौती आती है। चलिए इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कुल 100 यूनिट वोट थे। ठीक है, 100 यूनिट। इनमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो वोट पड़े कितने? 100 का 10%, 10, तो 90 यूनिट वोट पड़े। सही। अब इन 90 यूनिट में से भी मान लीजिए 10% वोट अवैध, मतलब इनवैलिड हो गए। किसी ने गलत बटन दबा दिया या मशीन में खराबी आ गई। तो अब 90 का 10% यानी 9 यूनिट वोट खराब हो गए। तो 90 में से 9 गए। अब हमारे पास सिर्फ 81 यूनिट वैध मत, वैलिड वोट्स बचे। एग्जैक्टली। और यहीं पर इसे दिमाग में बैठाना है, ये सबसे बड़ा नियम है। हार जीत का पूरा फैसला, सारी की सारी गणना हमेशा इन वैध मतों पर होगी। मतलब अब हमारा 100% वो 100 यूनिट नहीं रहा। नहीं, अब हमारा 100% ये 81 यूनिट है। इसी 81 यूनिट में से विजेता और हारने वाले को वोट मिलेंगे। और मुझे लगता है यहीं पर वो शब्दों का खेल शुरू होता है जिसके बारे में आप बात कर रही थी। बिल्कुल, कुल वोटों का प्रतिशत और वैध वोटों का प्रतिशत, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होगा। जमीन आसमान का फर्क। अगर सवाल कहता है विजेता को वैध वोटों का 50% मिला, तो हम 81 यूनिट का 50% निकालेंगे। ठीक है। लेकिन अगर सवाल कहता है विजेता को कुल वोटों का 50% मिला, तो हम सीधे 100 यूनिट का 50% निकालेंगे, यानी 50 वोट। एक शब्द और पूरा सवाल बदल गया। हाँ, इसलिए मेरा सुझाव है सवाल को हमेशा 2 बार पढ़ें और सबसे पहले ये मार्क करें कि प्रतिशत कुल का है या वैध का। ये तो सच में बहुत जरूरी बात है। तो चुनाव वाले सवालों में हमने देखा कि सही बेस को पकड़ना, मतलब वैध मतों को पहचानना कितना जरूरी है। क्या यही लॉजिक, ये बेस पकड़ने वाला लॉजिक, प्रतिशत के दूसरे सवालों में भी काम आता है? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही लॉजिक, मतलब ये पहचानना कि क्या चीज नहीं बदल रही है, प्रतिशत के एक और बहुत कॉमन सवाल में काम आता है। मिश्रण वाले सवालों में? हाँ, मिश्रण के सवालों में। अच्छा, जैसे दूध और पानी वाले सवाल। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक 40 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें 10% पानी है। ठीक है,
40 लीटर मिक्सचर, 10% पानी। अब इसमें और पानी मिला दिया गया, जिससे पानी 20% हो गया। बहुत बढ़िया उदाहरण। अब यहाँ सोचिए, हमने क्या मिलाया? पानी, तो क्या बदला? पानी की मात्रा। और कुल मिश्रण की मात्रा? लेकिन क्या चीज है जो उतनी की उतनी ही रही? दूध। दूध। दूध की मात्रा तो नहीं बदली, वो तो शुरू में जितनी थी अंत में भी उतनी ही रहेगी। बस यही है कांस्टेंट रूल। मेरी ये ट्रिक रट लो, जो नहीं बदला उसे पकड़ लो। हम सारा हिसाब किताब दूध पर करेंगे। कैसे? देखिए, शुरू में 40 लीटर में 90% दूध था। हाँ, क्योंकि 10% पानी था। और बाद में कुल मिश्रण मान लीजिए X लीटर हो गया, जिसमें अब 80% दूध है। लेकिन दूध की असल मात्रा तो बराबर है। तो शुरू में दूध की मात्रा बराबर अंत में दूध की मात्रा। इस एक इक्वेशन से पूरा सवाल सेकंडों में हल हो जाएगा। ये कांस्टेंट रूल सुनने में तो बहुत पावरफुल है। क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जहां हमें सावधान रहना चाहिए? ये ट्रिक तब तक काम करती है जब तक एक चीज सच में कांस्टेंट हो। और इसी का एक और मजेदार रूप है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन वाले सवालों में। अच्छा, जैसे ताजे फल से सूखे मेवे बनाने वाले सवाल? हाँ, ताजे फलों में गूदा मतलब पल्प और पानी होता है। जब वो सूखे मेवे बनते हैं तो क्या उड़ जाता है? पानी भाप बन जाता है। गूदा तो उतना ही रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है? गूदे की मात्रा और अंत में गूदे की मात्रा को बराबर रख दीजिए। वाह! चाहे अंगूर से किशमिश बने या तरबूज सूख जाए, लॉजिक यही रहेगा। ये कोई अलग टाइप का सवाल नहीं, ये उसी कांस्टेंट रूल का एक और चेहरा है। मतलब एक ही मूल सिद्धांत, एक ही लॉजिक अलग अलग तरह के सवालों को हल कर सकता है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, आय और खर्च। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका तो एक ही सुनहरा फॉर्मूला है। आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। और इन सवालों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका तो 100 मानकर ही होता है ना? सबसे आसान 100 मानने से कैलकुलेशन हमेशा आसान हो जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो उसकी आय 100, खर्च 75 और बचत 25 हो गई। एकदम सही। अब सवाल कहेगा कि उसकी आय 20% बढ़ गई और खर्च 10% बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे? हम सीधे 100 पर 20% बढ़ाकर नई आय 120 कर देंगे और 75 पर 10% यानी 7.5 बढ़ाकर नया खर्च 82.5 कर देंगे। बिल्कुल। अब नई आय में से नया खर्च घटाकर नई बचत निकाल लेंगे और देख लेंगे कि बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। 100 मानने से पूरा सवाल एक साफ कहानी की तरह चलता है। ये तो समझ आया। लेकिन इनकम से जुड़ा एक और तरह का सवाल आता है जो थोड़ा पेचीदा लगता है, सेल्समैन कमीशन वाला। हाँ, खासकर वो जिसमें बोनस भी शामिल होता है। वही। उसे कैसे हल करें बिना लंबी चौड़ी एक्स वाली इक्वेशन बनाएं? उसके लिए एक बहुत शानदार तरीका है। ज्यादातर लोग इसे एक्स मानकर हल करते हैं, जो बहुत लंबा हो जाता है। हाँ, बहुत टाइम लगता है। चलिए एक दूसरा तरीका सोचते हैं। आप सेल्समैन की तरफ से सोचिए, उसे अफसोस किस बात का है? यही कि उसे वो 2% का बोनस सिर्फ 15,000 के ऊपर की बिक्री पर मिल रहा है, पूरी बिक्री पर नहीं। हाँ, सही बात है। अगर उसे पहली 15,000 की बिक्री पर भी वो 2% का बोनस मिल जाता तो उसकी कमाई और ज्यादा होती। बस, तो हम वही कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि कंपनी ने उसे उस पहली 15,000 की बिक्री पर भी 2% बोनस दे दिया। अच्छा, 15,000 का 2% कितना हुआ? 300 रुपए। 300 रुपए। अब हम ये 300 रुपए उसकी असल कमाई में जोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ? अब हम ये मान सकते हैं कि उसे पूरी बिक्री पर 12% मतलब 10% प्लस 2% कमीशन मिला है। सवाल एकदम सीधा हो गया। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। समस्या को आसान बनाने के लिए हमने उसे थोड़ी देर के लिए और आसान बना दिया। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां पास और फेल का हिसाब होता है, वेन आरेख। वेन डायग्राम्स, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है जो सेट थ्योरी से आता है। नहीं रुको, इसे और आसान भाषा में समझाती हूँ। हाँ प्लीज। कुल फेल इज इक्वल टू विषय ए में फेल प्लस विषय बी में फेल माइनस दोनों में फेल। और हम दोनों में फेल वाले हिस्से को घटाते क्यों हैं? क्योंकि जब हमने विषय ए में फेल वाले छात्रों को गिना तो हमने उन छात्रों को भी गिन लिया जो दोनों में फेल थे। ओके। और जब हमने विषय बी में फेल वाले छात्रों को गिना
तो हमने उन्हीं छात्रों को फिर से गिन लिया। क्योंकि हमने उन्हें 2 बार गिन लिया है, इसलिए बैलेंस करने के लिए उन्हें 1 बार घटाना पड़ता है। अब ये एकदम साफ हो गया। लेकिन परीक्षक इसमें भी एक पेज डाल देते हैं, कभी कभी डेटा मिक्स कर देते हैं। हाँ, जैसे कहेंगे 80% गणित में पास हुए, 10% अंग्रेजी में फेल हुए और 5% दोनों में फेल हुए। एक पास दूसरा फेल, तब क्या करें? ये बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ मेरी एक गोल्डन ट्रिक काम आती है। इंटरसेक्शन यानी बोथ वाला हिस्सा देखो। ठीक है, बोथ वाला हिस्सा। वो जिस कैटेगरी में है, पास या फेल, सबको उसी में बदल डालो। हमारे उदाहरण में बोथ फेल दिया है, तो ये हमारा राजा है। हम सारे डेटा को फेल में बदल देंगे। अच्छा, तो गणित में 80% पास हुए हैं, मतलब 20% फेल हुए। बिल्कुल। अंग्रेजी में तो 10% फेल दिया ही हुआ है। अब सारा डेटा फेल में आ गया। अब हमारे पास है मैथ्स फेल 20%, इंग्लिश फेल 10% और बोथ फेल 5%। अब पुराना फॉर्मूला लगा दो। 20 + 10, 5 = 25%। ये कुल फेल हुए छात्रों का प्रतिशत है। और अगर कुल पास प्रतिशत पूछा है, तो बस 100 में से 25 घटा दो, जवाब आ गया 75%। शानदार। एक नियम से पूरी उलझन सुलझ गई। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो बाजार से जुड़ा है, मूल्य और खपत। प्राइस एंड कंजम्पशन, ये तो हर परीक्षा का पसंदीदा सवाल है। इसका लॉजिक भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ स्थिरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट एक्सपेंडिचर, काम करता है। मतलब बजट फिक्स है। अगर किसी चीज का दाम, प्राइस बढ़ेगा, तो आपको उतनी ही रकम में उसकी खपत, कंजम्पशन, कम करनी पड़ेगी। सही। जैसे मान लो चीनी का दाम 25% बढ़ गया। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 1/4। बिल्कुल। इसका मतलब है कि दाम 4 से बढ़कर 5 हो गया, तो दाम का रेशियो हुआ 4 से 5। अब अगर आपको खर्च बराबर रखना है, तो खपत को ठीक इसके उल्टे अनुपात में लाना होगा। मतलब 5 से 4 करना होगा। हाँ, आपको अपनी खपत 5 से 4 करनी होगी। मतलब 5 पर 1 की कमी। और 5 पर 1 की कमी का मतलब क्या होता है? 20%। तो खपत 20% घटानी होगी। एकदम परफेक्ट। यहाँ कोई AB रूल ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। ये सीधा साधा तर्क है। और यही लॉजिक जनसंख्या के सवालों में भी लगता है, जहाँ क्रमागत कमी या वृद्धि होती है। सक्सेसिव डिक्रीज इंक्रीज। हाँ। अगर जनसंख्या हर साल 10 से 9 हो रही है, तो 2 साल में वो 10 × 10 से 9 × 9 हो जाएगी, यानी 100 से 81। रेशियो मेथड सबसे तेज है। इन सब तरीकों को और भी तेज बनाने के लिए कुछ खास फ्रैक्शंस को याद रखने की सलाह दी जाती है। पर क्या ये रटना नहीं हो गया है? अच्छा सवाल है। इसे रटना मत कहिए, इसे कहिए अपने मानसिक टूल बॉक्स को तैयार करना। ये कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो सवालों में बार बार आते हैं, जैसे 38 3/8 37.5%, हाँ, या 5/6 5/6, 83.33%, या 4/7 4/7। 57.14%। इन्हें जानने से आपका दिमाग असल कैलकुलेशन में नहीं, बल्कि सवाल के लॉजिक को पकड़ने में ज्यादा लगेगा। ये समय बचाने वाले हथियार हैं। तो आज हमने सिर्फ ट्रिक्स नहीं, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक समझा। चुनाव में सही बेस ढूंढने से लेकर मिश्रण में कांस्टेंट को पकड़ने तक, और आय के सवालों से लेकर वेन आरेखची पहेली सुलझाने तक। अब इसे अमल में लाने का समय है। बिल्कुल। तो अब एक सवाल हमारे लिसनर्स के लिए, ध्यान से सुनिए। चीनी का दाम 20% घट गया। 20% घटने का मतलब है 15 की कमी। तो एक परिवार को अपनी खपत कितनी बढ़ानी चाहिए कि खर्च न बदले? सवाल है, प्राइस में 20% की कमी, तो कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? हमने जो स्थिरता का सिद्धांत सीखा है, उसका इस्तेमाल करके अपना जवाब नीचे कमेंट्स में दीजिए। और अगर आज की इस बातचीत में आपको मजा आया और ये कॉन्सेप्ट्स अब शीशे की तरह साफ हो गए हैं, तो हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक की गहराई में उतरने के लिए। तब तक अभ्यास कर ही